आज हम लोग इवोल्यूशन के टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन को जब मैं सोचता हूं, अपनी तरीके से समझने की कोशिश करता हूं, तो ये काफी एक सिस्टमैटिक स्टडी है। किसकी? लाइफ की, लाइफ के इवोल्यूशन की। ये लाइफ के इवोल्यूशन के बारे में जब हम सोचने की कोशिश करते हैं तो इसमें कई तरीके की बातें हमारे दिमाग में आती हैं। पहला ये कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, और उसके बाद इस जब लाइफ की ओरिजिन हो जाती है तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। जैसे अगर आप यह समझ लें कि पहला लाइफ कैसे आया होगा, जब हम इस बात को समझ लेते हैं तभी हम डिबेट कर सकते हैं कि लाइफ के आ जाने के बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कैसे डेवलप हुआ होगा, एक सिंगल लाइफ कैसे डिफरेंट लाइफ को बनाई होगी। आज आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हैं, डिफरेंट तरीके के प्लांट्स हैं, डिफरेंट तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी अगर ये माना जाए कि किसी सिंगल सेल से अगर ये आई होगी तो ये सिंगल सेल से कैसे ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ डेवलप हुआ होगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो पहला सेल कैसे आया होगा जिसने लाइफ की डाइवर्सिटी दी होगी। तो पहला सेल इस दुनिया में कैसे आया होगा, इसको समझने के लिए हम डिफरेंट तरीके की थ्योरी पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि हर एक रिलीजन अपने तरीके से लाइफ के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। हमारी हिंदू माइथोलॉजी अपने तरीके से बताती है कि 6 डेज में पूरी दुनिया बन गई और सारे लाइफ के फॉर्म्स आ गए। सोचिए कितनी गलत बात है कि हम कहते हैं ईश्वर के शरीर के सर से कोई इंसान पैदा होता है, पैरों से कोई और इंसान पैदा होता है। ये टोटली गलत बात थी और आगे चलकर के डिस्कार्ड भी होता है क्योंकि साइंस बेस्ड फैक्ट इसमें शामिल नहीं थे। इसी तरीके से मुस्लिम माइथोलॉजी में भी लाइफ को अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। क्रिश्चियनिटी अपने तरीके से समझाने का प्रयास करती है। डिफरेंट रिलीजन में लाइफ की ओरिजिन को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। खैर, आगे बढ़ने से पहले, इस डिबेट में आगे जाने से पहले आपको समझना होगा कि हमारे इस चैप्टर में 3 टारगेट हैं। इस चैप्टर में 3 टारगेट पर हमें बात करनी है। पहला टारगेट होगा लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, और तीसरा टारगेट क्या होगा, मैं दूसरे के बारे में अभी नहीं बता रहा हूं। तीसरा टारगेट होगा कि लाइफ की डाइवर्सिटी कैसे आई होगी। इसके बारे में, लाइफ की डाइवर्सिटी को प्रूव करने के लिए हम दूसरी कनेक्टिंग लिंक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरी कनेक्टिंग लिंक्स क्या है कि इवोल्यूशन हुआ है, इसका क्या कोई प्रमाण है, क्या इसका कोई एविडेंस है क्या, इस बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 में अभी हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो लाइफ की शुरुआत की डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लाइफ की शुरुआत को जब प्रूव कर लेंगे तो फिर हम बात करेंगे कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ के एविडेंसेस के बारे में, कि लाइफ डाइवर्स फॉर्म में डेवलप हुई है, डिफरेंट टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से लाइफ एक्सपैंड किया है, इसका क्या एविडेंस मिलता है, उसको हम लोग सेकंड पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम तीसरे पार्ट में बात करेंगे वो कौन से ऐसे फैक्टर होंगे, वो कौन सी ऐसी थियरी लागू हुई होगी नेचर में, नेचर ने किस थियरी के दम पर इतनी बड़े इवोल्यूशन को जन्म दिया होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो प्लीज यहां पर आप फोकस करें। हम सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। फिर हम बात करेंगे एविडेंसेस के बारे में, एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इवोल्यूशन के एविडेंस मिलते हैं, जैसे हम होमोलॉगस ऑर्गन, एनोलॉगस ऑर्गन, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी, डिफरेंट तरीके की स्टडीज से हम इवोल्यूशन हुआ है इस दुनिया में, इसके एविडेंसेस हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम थियरी ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो कौन सी ऐसी थियरी थी जिसके बेसिस पर हम इवोल्यूशन को समझा सकते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। शुरुआत लाइफ की ओरिजिन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये यूनिवर्स कैसे आया होगा, यूनिवर्स कैसे बना होगा।
तो जब हम इस बात पर डिबेट करते हैं, जब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो बिग बैंग थ्योरी जिसको 1927 में दिया गया था, बिग बैंग थ्योरी जिसने यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में आइडिया दिया, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में आइडिया दिया बिग बैंग थ्योरी ने। उसने बताया कि एटॉमिक लेवल के या फिर बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल के मटेरियल में एक्सप्लोजन होने की वजह से, एक्सप्लोड करने की वजह से लगातार एक्सपेंशन होता गया प्राइमोर्डियल मैटर का, शुरुआती मैटर का, जो कि माइक्रोस्कोपिक साइज का था, उसमें विस्फोट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और वो लगातार एक्सपैंड करते हुए पहले स्टार्स बनाया, यूनिवर्स से फिर डिफरेंट तरीके की गैलेक्सीज, फिर स्टार्स, फिर हमारी अर्थ बने। तो एक बहुत बड़े लंबे समय तक विस्फोट और एक्सपैंड होने की टेंडेंसी के बाद ये हमारी अर्थ बनी है। तो हमारे इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। इसमें लगातार एक्सप्लोजन होने से स्टार्स का डेवलपमेंट हुआ और इसमें लगातार एक्सप्लोजन होने से फर्दर हमारा जो स्टार है सन, उससे एक्सप्लोजन के बाद अर्थ का डेवलपमेंट हुआ। तो ये अर्थ की लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये अर्थ बना हमारे स्टार सन से। तो इसका कंक्लूजन जब हम लेते हैं बिग बैंग थ्योरी की, तो इसके मुताबिक यह माना जाता है कि बहुत समय पहले, आज के 20 बिलियन ईयर्स पहले, कोई प्राइमोर्डियल हॉट सब्सटेंस था। उस हॉट सब्सटेंस में एक्सप्लोजन होने से लगातार मटेरियल का एक्सपेंशन होता गया और उससे बनी गैलेक्सीज, उससे बनी स्टार्स, उससे बना हमारा अर्थ। अर्थ कब बना? 4.5 बिलियन ईयर्स पहले। अब क्या हुआ? अर्थ बहुत ही बड़े एक स्टार के एक्सप्लोजन से बना। हमारी पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जब डेवलप हुआ तो अर्थ उसी के विस्फोट से, उसी के एक्सप्लोजन से डेवलप हुआ और इस एक्सप्लोजन के बाद जो अर्थ बना वो एक हॉट मैटर का एक कंडेंस्ड पार्ट था। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखते हैं तो उसको अगर आप रिलेट करने की कोशिश करें बिग बैंग थ्योरी से, तो पता चलता है क्वार्क्स, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये जो सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, ये आपस में जुड़ करके बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक एटम्स बनाई। फिर ये एटम्स आपस में जुड़ करके हैवी न्यूक्लियस बनाने की कोशिश किए, बड़े एटम्स बने और उन्हीं एटम्स ने धीरे धीरे करके हाइड्रोजन और हीलियम से शुरुआत होते होते आज इतना बड़े डाइवर्सिटी ऑफ एटम्स जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, यूरेनियम तक के एटम्स या फिर जितने भी आप एटम्स के बारे में आज आप जानते हैं, वो उसी हाइड्रोजन और हीलियम के जैसे एटम के जुड़ने से बनता चला गया। थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी की ये यही बात बताती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लगातार जुड़ने से, कंडेंसेशन से पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स बना। इस बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं। थियरी तो बस एक इंटरेस्ट के लिए बताई जा रही है। यूनिवर्स का क्या लाइफ है ये आपको पता होना चाहिए, अर्थ का लाइफ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जब अर्थ बना तो उस अर्थ पर लाइफ कैसे आया, पहला लाइफ कैसे आया, यही तो सबसे बड़ा डिबेट का पार्ट था, जिस पर अलग अलग रिलीजन ने अपने तरीके से बात रखा। फिर कुछ लोगों ने कहा लाइफ अपने आप ही बन जाती है। कैसे बन जाती है? तो कुछ लोगों ने कहा कि एक्चुअली जो अपने अपने तरीके से कुछ लोगों के अपने अपने डिबेट्स थे। सबसे पहले तो रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजियस स्टडी के अकॉर्डिंग अपना एक मान्यता है जो कि डिस्कार्ड हो जाता है। फिर लोगों ने कहा स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी आई, जिसके अकॉर्डिंग ये माना गया कि अर्थ पर स्टार्टिंग के जो मटेरियल्स थे, मैटर जो स्टार्टिंग मैटर्स था, उसी से अपने आप फर्स्ट लाइफ डेवलप हो गया।
बात समझिएगा, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने कहा कि अर्थ का जो शुरुआती मैटर था उसमें अपने आप आपस में इंटरेक्शन होने से पहला लाइफ आया। अपने आप कैसे हो गया इसको समझाने के लिए लोगों ने बताना शुरू किया कि आज भी अगर हम डिफरेंट तरीके के सब्सटेंसेस को मिक्स करके रख दें तो कुछ दिनों बाद उसमें फ्लाइज जन्म ले लेती हैं, उसमें मक्खियां जन्म ले लेते हैं। इसके सपोर्ट में कुछ लोगों ने कहा कि अगर स्वेट या पसीने से भीगे हुए अगर कपड़े रख दिए जाए अंधेरे बॉक्स में तो कुछ दिनों बाद उसमें डिफरेंट तरीके के फ्लाइज और डिफरेंट तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते। ये स्पॉन्टेनियस थ्योरी की बात थी। इसको डिस्कार्ड कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात को लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने कहा कि अपने आप कभी लाइफ डेवलप नहीं हो सकता है, लाइफ तभी डेवलप हो सकता है जब लाइफ पहले से रहा हो। तो ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात थी वो गलत साबित हो गई लुईस पास्चर के डिस्कार्ड करने के बाद। लुईस पास्चर ने स्पॉन्टेनियस थ्योरी को गलत साबित किया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इंटरस्टेलर स्पेस से किसी दूसरे स्टार या दूसरे प्लैनेट से कोई स्पोर चल करके आए हमारे अर्थ पर और उसकी वजह से हमारे अर्थ पर लाइफ का फॉर्म बना। यह भी बात गलत साबित हो जाती है क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में एनवायरनमेंट इतना बुरा है, इतना लाइफ को कभी सपोर्ट ही नहीं कर सकता है कि इंटरस्टेलर स्पेस से चल करके कोई स्पोर अर्थ तक पहुंच जाए। अगर मान भी लिया जाए तो आप बताइए ना कि ये स्पोर यहां कैसे डेवलप हुआ होगा। यानी लाइफ अगर मान लीजिए ये भी मान लिया जाए कि ये आया हुआ होगा, ये बात तो गलत ही है, लेकिन अगर इसको भी मान लिया जाए तो आप बताइए इस स्टार पर लाइफ कैसे आया होगा। तो इट मींस ये बात गलत साबित हो जाती है। अल्टीमेटली स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी ही बात बाद में मानी गई, लेकिन उसको समझाने का तरीका टोटली अलग था। उस बात को बताया रशिया के साइंटिस्ट ओपेरिन और इंग्लैंड के साइंटिस्ट हेल्डन ने। इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी ही बात कहा, लेकिन इन्होंने अपनी बात को तरीके से समझाया। इन्होंने कहा कि अर्थ का इनिशियल एनवायरनमेंट ऐसा था जो लाइफ को सपोर्ट कर सकता था। इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपनी बात रखी 1924 और 29 में, और इन्होंने समझाने का प्रयास किया ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इनके मुताबिक अर्थ का जो शुरुआती कंडीशन था वो इतना हॉट एक प्लैनेट था अर्थ का, जहां पर प्रिमिटिव लाइफ के ओरिजिन के लिए कंडीशंस अवेलेबल थी। वो कंडीशन आज नहीं हो सकती है। आज लाइफ खुद से डेवलप नहीं हो सकता है। इस बात को बताया ओपेरिन और हेल्डन ने। उन्होंने कहा कि जिस समय अर्थ बना उस समय अर्थ के पास ऑक्सीजन फ्री नहीं था या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं था। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आज हमारे एनवायरनमेंट में है, इसलिए ये किसी भी लाइफ के स्पॉन्टेनियस या यूं कह ले कि किसी भी तरीके से खुद से केमिकल रिएक्शन होने की गुंजाइश को डिग्रेड कर देता है। बात समझिएगा। उसको अभी हम आपको बताएं तो आज लाइफ नहीं बन सकती है, लेकिन कुछ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसी घटना उस समय हुई थी जिसको इन्होंने कहा था केमिकल एवोल्यूशन। उन्होंने कहा था केमिकल के जुड़ने से पहला लाइफ आया जिसने प्रिसीड किया, जिसने डेवलप किया। केमिकल एवोल्यूशन प्रिसीडेड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो इसमें माना गया कि पहले केमिकल एवोल्यूशन हुए जिसमें एटॉमिक लेवल से मॉलिक्यूलर लेवल और फिर मैक्रोमॉलिक्यूलर लेवल पर इवोल्यूशन हुआ। तो एटॉमिक, जो कि मैं आपको बताया था ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इससे भी पीछे आप कह सकते हैं सब एटॉमिक लेवल से इवोल्यूशन होते हुए एटॉमिक, फिर मॉलिक्यूलर से मैक्रोमॉलिक्यूलर लेवल पर इवोल्यूशन होते हुए बाद में चल करके ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ। उसके मुताबिक इन ओपेरिन और हेल्डन का एक बड़ा इंपॉर्टेंस ये था कि इन्होंने कहा कि ये लगातार कंडीशंस उस समय ऐसी थी कि एटम से मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल लगातार बनते गए। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के डेवलपमेंट की कंडीशंस इसलिए उस समय फेवर की क्योंकि उस समय ऑक्सीजन O2 गैस प्रेजेंट नहीं था। आज की डेट में ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस होने की वजह से एटम से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल से अगर मैक्रोमॉलिक्यूल बनेंगे ना तो बीच में ऑक्सीजन तोड़ देगा।
तो इस तरीके से उन वैज्ञानिकों ने माना कि शुरुआती कंडीशंस ऐसी थी जिसने एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैक्रोमॉलिक्यूल्स को जन्म दिया। वो आज संभव नहीं है क्योंकि आज इस तरीके से कंडेंसेशन या इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकते हैं। आज के डेट में आप किसी भी चीज को रखिए, आप किसी मांस को रख दीजिए, देखिए वो टूट जाएंगे, वो फ्लैश बन जाएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन उस पर हो जाएगा। आप ऑयल रख दें, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मींस क्या, आज के डेट में ऑक्सीजन किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। प्रिमिटिव अर्थ पर ऑक्सीजन नहीं था तो इसलिए छोटे मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स में बदलते चले गए। आज अपोजिट घटना होती है, बड़े मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल देता है। उस समय नहीं था ऐसा, तो इसलिए केमिकल एवोल्यूशन हुआ और उसके बाद ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग यह बताया गया कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने, सिंपल इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर ने, यानी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए और ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाद में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। तो आप इसको समझ लें, इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, फिर उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाद में चल करके लाइफ को डेवलप किया। अब इस बारे में अगर आप सोचें तो आज भी आप जब सेल के बारे में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री हम कहते हैं एक पार्ट को, जिसमें हम देखते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, यही तो मिलकर के हमारे सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो उन्हीं के बारे में तो हम कह रहे हैं यहां पर कि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा और उसने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना करके फिर सेल को डेवलप किया होगा। इस बात को सपोर्ट करने के लिए 1952 में मिलर ने, आप बात समझें, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने डिस्कस किया है, प्लीज एक बार यहां पर मोटे तौर पर आप एक बार दिखाएं तो आप देख सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ने की कोशिश किया यूनिवर्स के एवोल्यूशन को, जिसमें स्टार के बाद अर्थ के बनने की कहानी हमने समझा। फिर हमने पढ़ा इसको सिस्टमैटिक तरीके से जब समझते हैं तो ओपेरिन और हेल्डन की केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ का हमने एक बड़ा कारण समझने का प्रयास किया, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि शुरुआती दिनों में अर्थ पर केमिकल एवोल्यूशन होने से लाइफ की शुरुआत के कारण बने। इसके बाद जो बात आती है वो होती है मिलर की। मिलर ने ओपेरिन और हेल्डन की बात को सपोर्ट करते हुए, केमिकल एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हुए एक्सपेरिमेंटल कुछ डिजाइन तैयार किया। उन्होंने प्रिमिटिव अर्थ की उस सारे एनवायरनमेंट को एक लैब में डेवलप करने की कोशिश किया। मिलर ने प्रिमिटिव अर्थ की सारी कंडीशन को डेवलप करने की कोशिश किया और देखा कि एक्चुअली प्रिमिटिव अर्थ का जो हम एनवायरनमेंट इमेजिन करते हैं उसमें क्या रिएक्शन होने से क्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। इस बात को उन्होंने लैब में प्रूव किया कि हां बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लें ओपेरिन और हेल्डन की जो केमिकल एवोल्यूशन और उसके बाद ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, या फिर हम कह दें फर्स्ट सेल के ओरिजिन के बारे में जो उन्होंने बात कहा था, उसको अब हम लोग एक सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ओपेरिन और हेल्डन की थ्योरी के मुताबिक अर्थ, जब प्रिमिटिव अर्थ जो कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब डेवलप हुआ, वो एक हॉट प्लैनेट था, एक गर्म प्लैनेट था। वहां पर हर एक चीज अपने आप में एटॉमिक स्टेट में थी और सन से आने वाली यूवी रेडिएशन भी बहुत तेजी से अर्थ पर गिरते थे। एटॉमिक स्टेट पर जो एटम्स थे वो आपस में रिएक्ट करके कुछ हैवी एटम्स बनाए, कुछ हैवी एटम्स का बनना शुरू हुआ, भारी एटम्स बने और उसके बाद यहां पर धीरे धीरे करके टेम्परेचर भी कम होना शुरू हुआ। तो कहानी अभी हम बात कर रहे हैं 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की, जब लाइफ को शुरू करने के लिए अर्थ का जन्म हुआ और धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने के बाद हुआ ये कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एटम्स ने धीरे धीरे आपस में रिएक्ट करना शुरू किया और इससे बनाया CH4।
इससे बनाया अमोनिया, इससे बनाया यहां पर अमोनिया, यहां पर आपस में बनाया वाटर। इस तरीके से ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ करके CO2 बनाया, लेकिन उस दौरान मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं बन पाया। तो इस वजह से यहां पर सिंपल जो मॉलिक्यूल्स जो बने वो अर्थ के इस H2O के एनवायरनमेंट में, आप जानते हैं ना H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यह लिक्विड स्टेट में धीरे धीरे टेम्परेचर के कम होने के दौरान यह धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आना शुरू हुआ और उसमें ये बाकी सारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो डिसॉल्व होना शुरू हुए। उसको माना जाता है हेल्डन का सूप। उसे क्या माना जाता है? हेल्डन का सूप। आप समझ लें, मैंने आपसे कहा कि एटॉमिक स्टेट से अर्थ पर लाइफ के बारे में हम सोच सकते हैं। एटम्स पहले आए, वहां आपस में जुड़ करके वो हैवी एटम्स बनाए। हैवी एटम का मतलब कार्बन नाइट्रोजन टाइप के। एटॉमिक स्टेट में जो मैं लाइट एटम कह रहा हूं वो मेरे कहने का मतलब था हाइड्रोजन हीलियम जैसे लोगों की बात करना। उनसे हैवी एटम के बारे में डेवलप होने की बात हम कर रहे हैं। इस पे डिबेट बहुत नहीं करना है, बस इतना समझना है कि इससे पहले भी था प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो जुड़ जुड़ करके हाइड्रोजन हीलियम बनाए। फिर ये आपस में जुड़ करके कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे रिस्पेक्टिवली, मींस आप ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये हैवी एटम्स बने। ये बाद में आपस में रिएक्ट करते चले गए टेम्परेचर कम होने के साथ साथ और ये बनाए मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स वाटर में ही डिसॉल्व रहे और कहलाए हेल्डन का सूप। इस हेल्डन के सूप में सिंपल मॉलिक्यूल्स था। सिंपल मॉलिक्यूल कौन कौन से थे हेल्डन के सूप में? हेल्डन के सूप में जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे वो थे मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाइड्रोजन। इस पर लगातार उस समय लाइटनिंग हो रही थी जो इनको आपस में रिएक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट तैयार कर रही थी। इसके अलावा डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स बनने की गुंजाइश उस समय थी, क्योंकि उस समय यूवी रेडिएशन अर्थ पर बहुत तेज और बहुत ही एनर्जेटिक यूवी रेडिएशंस भी अर्थ के एनवायरनमेंट पर गिरते थे। ये जब अर्थ के एनवायरनमेंट पर गिरते थे और लाइटनिंग साथ में थी तो इनको आपस में, ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आपस में रिएक्शन करने का एक मौका मिला। ये आपस में रिएक्शन करते चले गए और इससे बना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो कि किसी भी एटम की स्ट्रक्चर का बिल्डिंग ब्लॉक हो सकता था, जो कि आज आप पढ़ते हैं जिन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बारे में, जैसा कि आप आज जानते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, जैसा कि आज आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जैसा कि आज आप जानते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में, वैसे मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बनने शुरू हुए। न्यूक्लिक एसिड भी आप जानते हैं ना, न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड। इसके पहले न्यूक्लियोसाइड्स, ये सारी चीजें आपको पता है। अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, ये सारे लिंक आपको पता है। फिर क्या कार्बोहाइड्रेट्स में भी क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। तो ये सारे लाइफ के फॉर्म धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और अमीनो एसिड्स ने आगे चल करके प्रोटीन बनाया होगा। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से फिर आगे चल करके न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन से जुड़ करके न्यूक्लियो प्रोटीन बनाया होगा। जो आप सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, लगभग वो सारे मॉलिक्यूल्स अब धीरे धीरे तैयार हो गए और ये आपस में क्लम्प किए, ये आपस में क्लम्प किए और इससे तैयार हुआ एग्रीगेट्स प्रोडक्ट्स, जिसे शुरुआती एग्रीगेट प्रोडक्ट्स को नाम दिया गया कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर्स का। आप यहां पर फोकस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इनके बीच क्लम्पिंग होने से जो एग्रीगेट्स तैयार हुए वो कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर थे। ये लाइफ के बारे में पहला आइडिया दे रहे थे। ये लाइफ के बारे में पहला आइडिया दे रहे थे। कैसे दे रहे थे? आप जानते हैं लाइफ वही मान ली जाती है जब कोई अपनी कॉपी बनाने की कोशिश करने लगे। कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर के साथ एक खास बात देखी गई, ये अपनी कॉपी बनाने की टेंडेंसी रखते थे। ये लगातार मल्टीप्लाई करने की, डिवीजन की टेंडेंसी रखते थे। और होता क्या था, ये कोएसरवेट्स और माइक्रोस्फीयर्स लगातार डिवाइड करते थे, डिवाइड करके अपनी संख्या बढ़ाते थे और न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं या जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते थे। मतलब समझ रहे ना, अगर आप लाइफ जैसा सोचें तो भाई इनको आगे ग्रो करने के लिए, डिवाइड करने के लिए इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के रूप में ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ही लेना शुरू कर दिया और ये लगातार डिवाइड करते थे।
बाद में चल करके क्या हुआ, जैसे पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाए तो एक दिन फूड की स्कार्सिटी बढ़ेगी ना। जैसे कि आप समझें, अगर फूड की स्कार्सिटी हमारे दुनिया में अगर आज है पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, तो हम फूड के नए नए ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं। वैसे ही क्या हुआ, ये जो लाइफ का प्रिमिटिव जो आइडिया दे रहे हैं कोएसर्वेट्स और माइक्रोस्फियर्स थे, जब ये लगातार डिवाइड करने के दौरान इन कॉम्प्लेक्स जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स थे इनको जब खाने लगे, तो फिर जब फूड की स्कार्सिटी हुई तो इनके भीतर चेंजेस आने शुरू हुए। ये नए तरीके से अपने लाइफ बनाने की कोशिश की और उसी दौरान कुछ लोगों में ये मीन्स अपने तरीके से सेल्फ फूड बनाने की टेंडेंसीज आने शुरू हो गई। कुछ लोगों ने क्या किया, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से न्यूट्रिएंट्स लेते थे। कुछ ऐसा प्रयास किए थे जिन्होंने इनऑर्गेनिक आयंस के ऑक्सीडेशन से फूड एनर्जी लेना शुरू कर दिया। आज भी आप जानते हैं कि तमाम ऐसे बैक्टीरिया हैं जो रिड्यूस करके न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, यह डिफरेंट तरीके के ऑक्सीडाइज करके न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करते हैं। आज भी तमाम लाइफ के ऐसे फॉर्म्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ते हैं कि वो ऑक्सीडाइज करके, तमाम बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ते हैं ना, जिनको हम कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। आप इस चीज को पढ़े होंगे, जिसमें आपको पता है कि तमाम ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइज करके न्यूट्रिएंट्स पाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड से कुछ बैक्टीरिया, मैं एविडेंस की बात बता रहा हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये न्यूट्रिएंट्स ले रहे थे, न्यूट्रिएंट्स की जब कमी हो गई तो फिर क्या हुआ, इनऑर्गेनिक मटेरियल पर ये डेवलप हो गए, इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेना शुरू कर दिया। इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेने के बाद फिर कुछ और लाइफ में चेंजेस आए और अल्टीमेटली क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कुछ और भी अरेंज होते चले गए और पहला सेल जैसा या सेल से पहले का मॉडल आना शुरू हो गया। तो प्रोटो सेल का डेवलपमेंट शुरू हुआ। इन सारी चीजों का एविडेंस अभी मैं आपको बताता हूं। बैक्टीरिया में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बैक्टीरिया के अगर आप न्यूट्रिशन की बात अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं ना, बैक्टीरिया कहीं ना कहीं लाइफ के प्रिमिटिव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल पर तमाम बैक्टीरिया अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। डेड बॉडीज पर तो वो कुछ वैसे ही हैं जैसा ये हुआ करते थे। ऐसे आपने देखा होगा तमाम बैक्टीरिया के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो तमाम बैक्टीरिया क्या करते हैं, जब जैसा अर्थ का शुरुआती इन्वायरमेंट था वैसा ही आज भी कुछ बैक्टीरिया अपनी लाइफ में एडॉप्टेशन रखे हुए हैं। तमाम बैक्टीरिया ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेना शुरू करते हैं और उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर में बदल करके फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कुछ नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदल करके बैक्टीरिया न्यूट्रिशन लेते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लाइफ के इस शुरुआती दौर के ही फॉर्म के एडेप्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बताऊंगा उसके बारे में। अभी हम इस चैनल को तोड़ना नहीं चाहते। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जो बात हम कह रहे हैं आज भी बैक्टीरिया या कुछ प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये एग्रीगेट्स जो बने थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के एग्रीगेशन से बनने वाले जो कोएसर्वेट्स थे, ये लगातार डिवाइड करते गए। फूड की स्कार्सिटी आई और लगातार नए चैलेंजेस के बाद प्रोटोसेल का डेवलपमेंट हुआ। ये प्रिमिटिव स्टेज ऑफ लाइफ थी। पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ था जो 3 बिलियन ईयर्स बैक हमारे अर्थ पर आया। तो ये प्रोटोसेल था, पूरी तरीके से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसके बाद पहला सेल 2 बिलियन ईयर्स पहले या 2000 मिलियन ईयर्स बैक दुनिया में पहला सेलुलर लाइफ आया। ये काफी हद तक बैक्टीरिया जैसा था। आप जिस चीज को आज आप डिस्कस कर रहे हैं, आप बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में आप देख सकते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल पर बेस्ड रहता है या तो लेने के लिए, जैसा ये कोएसर्वेट्स के बारे में बता रहा था। ऐसे ही जब फूड की स्कार्सिटी हुई होगी तो ऐसा लगता है कि कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल से भी न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए अडॉप्टेड होते हैं। आपको पता होगा कुछ क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं Fe2+ को Fe3+ में। कुछ क्या करते हैं, H2S को सल्फर में कन्वर्ट करके ऑक्सीडाइज करके न्यूट्रिशन पाने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरिया में एक और ऑप्शन आप देखते हैं ऑटोट्रॉफी का भी। कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस जैसा तमाम तरीके की टेंडेंसी रखने के साथ अपने आप को न्यूट्रिशन पाने की कोशिश करते हैं। तो ये डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की अर्थ के शुरुआती फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। शुरुआती अर्थ कब आया, बैक्टीरिया जैसा लाइफ कुछ आया होगा 2 बिलियन ईयर्स पहले। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। आपको पता होगा आज भी हम मार्स पर लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। मार्स पर लाइफ जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं
वहां पर क्या हम इंसान खोजने की कोशिश कर रहे हैं मार्स पर? नहीं, हम मार्स पर लाइफ जो खोज रहे हैं वो सिर्फ ऐसा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसा अर्थ पर एज्यूम कर रहे हैं वर्तमान समय में कि इस तरीके से एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से लाइफ आया होगा। ये आज हम अर्थ पर इमेजिन कर रहे हैं। अगर मार्स अर्थ के जैसा ही रहा होगा तो अर्थ से ही टूट करके डेवलप हुआ होगा। आज भले ही मार्स पर लाइफ नहीं है, लेकिन जब अर्थ से टूट करके जब मार्स बना तो वहां पर भी लाइफ के कुछ शुरुआती चेंजेस हुए होंगे। वो आगे चल करके डेवलप नहीं हो पाए क्योंकि अर्थ पर लाइफ इसलिए आगे बढ़ गया, बैक्टीरिया से आज हम इंसान इसलिए आ गए अर्थ पर, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट ऑक्सीजन सपोर्टिव था। अर्थ का एनवायरनमेंट इतना न ठंडा था न इतना गर्म था कि लाइफ को कोई दिक्कत करे। आज आप जानते हैं कि अर्थ का पूरा एनवायरनमेंट ऐसा था जो इवोल्यूशन को फर्दर सपोर्ट करता है। बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे थे जहां पर अर्थ के सिस्टर जैसे हैं, लेकिन वहां पर लाइफ आगे सपोर्ट नहीं हो पाया। आज भी मार्स के बारे में जब हम सोचते हैं तो यह देखने को मिलता है कि मार्स और अर्थ में काफी सिमिलरिटी है। हालांकि मार्स आगे इवोल्यूशन नहीं करा पाया होगा, लेकिन चूंकि अर्थ के जैसा शुरुआती तो कोई एविडेंस मिल सकता है, इसीलिए मार्स पर हम प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ को देखने की कोशिश करते हैं। खैर, अभी तक जो भी बात है इसका चूंकि कोई एविडेंस नहीं है, बहुत अच्छा एविडेंस नहीं है, तो इसलिए इस थियरी को हालांकि विश्वास में लिया जाता है, इस पर भरोसा किया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से इसको अभी भी एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि कुछ ओल्ड फॉसिल्स में बहुत प्रिमिटिव कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जिसमें इस तरीके के जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया देखे गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि बहुत पहले बैक्टीरिया जैसा लाइफ हमारे अर्थ पर डेवलप हुआ था। वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से हुआ होगा। इस बात को जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को सपोर्ट करते हुए मिलर ने 1952 में एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। इन्होंने अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस को प्रूव किया, जिसके द्वारा इन्होंने बताने की कोशिश किया कि हां, कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होने से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हुए होंगे। इसके लिए उन्होंने एक फ्लास्क के भीतर लगातार इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, यहां पर यूवी रेडिएशंस का सोर्स दिया और यहां पर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने से यहां पर इन्होंने देखा और इसमें भर दिया मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, इस तरीके के गैसेस भरे और इतना ही नहीं, यहां पर पानी को बॉयल करते हुए रखे और यहां से वाटर वेपर के रूप में यहां तक पहुंचता रहा। ये वाटर वेपर यहां के गैसेस के साथ आपस में कंबाइन करता रहा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो लाइटनिंग हो रही थी प्रिमिटिव अर्थ पर, वैसा एनवायरनमेंट यहां पर दिया। यहां पर यूवी रेडिएशंस भी डाले गए। इस तरीके से पूरी तरह अर्थ का प्रिमिटिव एनवायरनमेंट यहां तैयार किया और बाद में चल करके ये गैस आगे पास करते थे तो यहां पर कंडेंसर रखा गया। क्या रखा गया? कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब होता है ठंडा करने वाला। तो यहां पर एक साइड में क्या रहा, एक साइड में ठंडा पानी यहां से सप्लाई किया जाता था जो बाद में यहां से एक्सपेल होता था। तो इस तरीके से चारों तरफ ठंडे पानी का यहां पर कवरिंग होने से जो यहां वेपर्स नीचे की ओर उतरते थे, जो वेपर्स नीचे की ओर उतरते थे वो लिक्विफाई हो जाते थे। तो यहां पर क्या होता था, वेपर्स लिक्विफाई हो जाते हैं। ये लिक्विफाई होने वाले वेपर्स नीचे की ओर आगे बढ़ते थे और फिर यहां से ये ऊपर उठते थे, गर्म किया जाता था। तो इस तरीके से गर्म करने के बाद फिर ये वो वेपर फॉर्म में यहां पहुंचते थे, फिर स्पार्किंग होती थी। स्पार्किंग करने से आपस में रिएक्शन की गुंजाइश बनती थी। फिर जब ये आगे बढ़ते थे तो कंडेंसर्स के बाद फिर लिक्विफाई होते थे, फिर ये नीचे जाते थे, फिर यहां ये लिक्विड को फिर वेपराइज किया जाता था। ये साइकिल चलती रही और कुछ दिनों बाद देखा गया, जब इस लिक्विफाइड जो फाइनल रिजल्ट था, जब इसको जब बाहर निकाल करके देखा गया तो इन मॉलिक्यूल्स के आपस के रिएक्शन से तमाम लाइफ के लिए इसेंशियल अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस यहां पर देखी गई। यहां पर ग्लाइसिन जैसे अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस इसमें देखी गई, जिससे ये सपोर्ट मिला लैब में कि लाइफ हो ना हो इसी तरीके से आई होगी। बाद में कुछ लोगों ने इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को थोड़ा मॉडिफाई किया। अमीनो एसिड्स तो मिलर ने बता दिया, बाद में कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये पता चला
कि न्यूक्लिक एसिड की भी सिंथेसिस कुछ लोगों ने प्रूव कर दिया है, कुछ लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को भी इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट्स के दौरान दिखाया। तो इससे पता चलता है कि केमिकल एवोल्यूशन ही वो कारण हो सकता है जिसकी वजह से पहला लाइफ आया होगा। ये स्पॉन्टेनियस जैसी ही बात है, लेकिन स्पॉन्टेनियस से काफी अलग है। जहां स्पॉन्टेनियस थ्योरी के सपोर्टर्स कहते थे कि आज भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन पॉसिबल है, वो बात पूरी तरह गलत है, पूरी तरीके से गलत है। आज बिल्कुल स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं हो सकता है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन उस समय पॉसिबल था क्योंकि उस समय अर्थ की कंडीशन ऐसी थी जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती थी, केमिकल एवोल्यूशन के लिए सपोर्ट करती थी। ऑक्सीजन था नहीं, हार्मफुल रेडिएशंस जो आती थी वो लगातार मॉलिक्यूल्स में वेरिएशन पैदा करती थी। आज आपको पता है कि हमारे चारों ओर ओजोन की कोटिंग है, वो इस तरीके के यूवी रेडिएशंस नहीं आ सकते, लाइटनिंग नहीं है और ऑक्सीजन है, इसलिए आज स्पॉन्टेनियसली कुछ भी नहीं हो सकता, अपने आप कुछ भी नहीं हो सकता है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को जो प्रेजेंट कंडीशन में जो लोग सपोर्ट करते थे उसको लुईस पास्चर ने गलत साबित कर दिया। लेकिन यह बात कि उस समय लाइफ इन एटम से मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के बनने की प्रोसेस में आगे बढ़ा होगा, यह बात पूरी तरीके से सही है। इसमें एक कहानी की जो बात मैंने आपको बताई, ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूरी है। इसमें आप जितने ईयर्स दिए हुए हैं, किस ईयर में यूनिवर्स आया, किस ईयर में अर्थ आया, किस ईयर में पहली बार नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म आया, पहली बार ट्रू सेलुलर स्टेज कब आया, ये सारे ड्यूरेशन आपको पता होने चाहिए। इसमें स्टेजेस भी थोड़े पता होने चाहिए। किस साइंटिस्ट ने केमिकल एवोल्यूशन को सपोर्ट किया ये पता होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को किसने डिस्कार्ड किया ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को, आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। अब यहीं पर हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाता है जिसमें हम बात कर रहे थे ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसके बाद हम एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ इस दुनिया में कैसे आया होगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।